हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे CSS वेरिएबल्स क्या होते हैं और कैसे हम लोग CSS वेरिएबल्स का यूज़ करके अपने कोड को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, रेपिटेशन को अवॉइड कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आ जाते हैं अपने स्क्रीन पर। तो यहाँ पर मैंने एक index.html और style.css नाम से फाइल क्रिएट कर ली है और यहाँ पे HTML के अंदर मैंने दो कंटेनर को रखा है, फर्स्ट कंटेनर और सेकंड कंटेनर। फिर इसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है, एक h2 है, ठीक, और एक p टैग है। p टैग के अंदर स्ट्रॉन्ग टैग है, ऐसे मतलब काफ़ी सारे टैग्स हैं, ठीक, स्ट्रॉन्ग टैग, बोल्ड टैग, ये सब टैग है, एंकर टैग है। फिर एक दो बटन है और एक एंकर टैग है। फिर सेम चीज़ यहाँ पे भी है, एक h2 है, मतलब और फिर एक पैराग्राफ है, फिर एक बटन है, एंकर टैग है। और फिर यहाँ स्टाइल पे आके मैंने कुछ स्टाइल्स दिया है, जैसे एंकर टैग को कुछ स्टाइल दिया है, स्ट्रॉन्ग टैग, और एक कोड टैग भी यहाँ पे होता है HTML के अंदर। अगर आपको नहीं पता तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक कोड टैग है। तो ये कोड टैग बेसिकली अगर तुम्हें कोई भी HTML CSS या जावास्क्रिप्ट का कुछ भी कोड अगर अपने वेबसाइट पे लिखना हो तो उसके लिए कोड टैग यूज़ कर सकते हैं हम लोग। तो ये भी समझ लो स्ट्रॉन्ग टैग या बोल्ड टैग की तरह ही होता है, लेकिन ये ना तो उसको बोल्ड करता है, ना तो मतलब काफ़ी हद तक तुम समझ लो स्पैन की तरह होता है, लेकिन ये थोड़ा सा स्टाइलिंग चेंज करता है, इसका फॉन्ट फैमिली अलग कर देता है, मोनो स्पेस हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पर अगर मैं इसको लाइव सर्वर के साथ ओपन करके यहाँ पे दिखाऊँ तो ये मैंने लाइव सर्वर के साथ ओपन कर लिया है और यहाँ पर देखो एक h2 है, ठीक। फिर उसके बाद पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ है, और ये है हमारा ये बोल्ड टैग, ठीक, बोल्ड बोल रहा हूँ, कोड टैग। तो ये कोड टैग क्या करता है ना, इसकी फॉन्ट फैमिली को मोनो स्पेस कर देता है। तो बस यही करता है, और फॉन्ट साइज़ भी नॉर्मल से थोड़ा सा छोटा कर देता है। अगर कंप्यूटर के अंदर चलोगे और देखोगे फॉन्ट साइज़, तो ये 13 पिक्सल इसने कर दिया है, ठीक। तो ये यही एक दो चीज़ करता है, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं करता। बाकी स्पैन तरह की स्पैन की तरह का ही है, तुम चाहो तो स्पैन टैग यूज़ कर लो, उसको यही स्टाइल दे दो, वैसे ही काम करेगा। तो मैंने इतना रख दिया और यहाँ पे मैंने कुछ कलर्स का यूज़ किया है। एक ग्रीन टाइप में कलर है, ठीक, एकदम से ग्रीन नहीं है, हल्का लाइट ग्रीन है, और एक पिंक जैसा कुछ कलर है, ठीक। तो मैं CSS में यहाँ पे दिखाऊँ अगर, तो ये देखो ये है जो पिंक वाला कलर है, और एक ये वाला ग्रीन वाला कलर है, और इसको मैंने मल्टीपल जगहों पे यूज़ किया। जैसे मैंने बोला स्पैन जहाँ पे यूज़ हुआ है उसका कलर दे दो, ये कर दो, मतलब स्पैन का कलर ये वाला हो जाएगा। तो जैसे कि जो कलर्स है ना, ये स्पैन टैग के अंदर है। अच्छा, ये बोल्ड टैग के अंदर है, तो स्पैन टैग कहाँ पे है, स्पैन, हाँ ये स्पैन मतलब बोल्ड टैग, स्पैन टैग के अंदर मैंने बोल्ड टैग रखा है, ये यहीं पर है, ठीक। मुझे याद था कि यहीं पर था, लेकिन बोल्ड टैग दिखाया तो मुझे लगा कि स्पैन वहाँ पे नहीं है। तो यही इसको हमने कलर दिया है, ठीक। और फिर यहाँ पर हमने कलर दिया है, बटन का बैकग्राउंड कलर दिया है, ठीक। ये प्रीवियस बटन का बैकग्राउंड कलर ये वाला है, पिंक वाला, और ये इसका नेक्स्ट बटन का ग्रीन वाला कलर है। तो इतना कुछ सेटअप है, ठीक। अब देखो ये हमने क्या किया है, हमने मल्टीपल जगहों पे ये सारा कलर का कोड रखा है। तो अब मान लो ये किसी कंपनी की वेबसाइट है और वो अपनी कंपनी को रीब्रांड करना चाहते हैं, मतलब कलर वलर सब कुछ चेंज कर देना चाहते हैं। तुमने देखा होगा कभी कोई कंपनी का कलर सब कुछ अलग होता है, फिर चेंज होके एकदम से दूसरा हो जाता है, सब कुछ एकदम रीब्रांडिंग कर देते हैं अपने कंपनी की। तो मान लो अभी इनका कलर ये था पिंक और ग्रीन, लेकिन वो तुम्हें एक कलर बताते हैं कि जो भी ये वाला कलर है, ये पिंक वाला कलर है, ठीक, ये EA4C, ठीक। तो ये वाला देखो EA4C, पिंक वाले कलर को ये वाला कलर कर देना है, ठीक। और ये जो ग्रीन वाला कलर है, ये ग्रीन का कलर है, अब यहाँ पे हमें दिख नहीं रहा है, ठीक, लेकिन यहाँ पे आके देख लो, ये 2AE, ये ग्रीन वाला कलर है, इसको चेंज करके दूसरा कलर करना है, ठीक। तो ये अगर तुम्हें बताया जाता है तो फिर क्या करोगे, ये अब देखो मैं बताता हूँ VS कोड में तुम कैसे कर सकते हो एक ही बार में। वैसे तो नॉर्मली क्या करेंगे, ऐसे सर्च करेंगे, मतलब हम मान लो इसको Ctrl+F कर देते हैं, तो ये हमारे यहाँ पे दिखाएगा कि 5 बार आ रहा है, तो 5 बार आके तुम यहाँ पर पेस्ट कर सकते हो, इधर पेस्ट कर दो इसको। अच्छा, ये तो वही वाला कॉपीड है, मैं इसको जो इसका नया वाला है उसको कॉपी करता हूँ, 1 मिनट। तो मुझे ये कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना पड़ेगा, ये 5 बार है, ठीक। तो मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, फिर यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। तो चलो 2 जगह मैंने पेस्ट किया है, तो ये देखो ये 2 जगह यहाँ पे चेंज हो गया, ठीक। मतलब यहाँ पर बॉर्डर कलर इसका चेंज हो गया और उसका टेक्स्ट कलर इनका टैग का हो गया।
और फिर यहाँ पर अगर दे दें तो यहाँ भी चेंज हो जाएगा। ठीक, तो ये तो ऐसे हम मैन्युअली कर सकते हैं ऐसे, लेकिन VS कोड का यूज़ करके हम लोग और इजीली कर सकते हैं। यहाँ पर अगर ओपन करोगे इसको तो ये आएगा रिप्लेस। ठीक, तो यहाँ पर तुम सर्च कर सकते हो किसी वैल्यू को, और जिस वैल्यू से रिप्लेस करना है उसको यहाँ पे डाल दो, और फिर अगर इसको करोगे तो एक एक करके रिप्लेस होगा। जैसे अगर मैं इसको एंटर करता हूँ तो ये वाला रिप्लेस हो गया, अब यहाँ पे जाके सेलेक्ट हो गया। इसको अगर करता हूँ तो ये वो ऊपर वाला रिप्लेस हो गया और फिर नेक्स्ट पे आ गया है। लेकिन अगर मैं Ctrl Z कर दूँ इसको, और यहाँ पर इस वाली बटन को दबा दूँ, अगर ये रिप्लेस ऑल की बटन है, तो जहाँ जहाँ भी ये कलर यूज़ हुआ होगा ये सारा रिप्लेस होके वैसा हो जाएगा जो हमारा ऑरेंज वाला कलर है नया। तो देखो अब ये नया वाला कलर सब जगह आ गया। तो ऐसे ये तो VS कोड का यूज़ करके हमने काफ़ी आसानी से कर लिया, लेकिन रिप्लेस करना पड़ा सब जगह से। अब अगर कहीं मान लो ये एक ही फाइल में नहीं होता है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं ना, उनकी एक ही फाइल नहीं होती, उनकी मल्टीपल फाइल्स होती हैं, बहुत सारे जगह पे कलर यूज होता है, तो उसको रिप्लेस करना इतना ज़्यादा आसान नहीं होता है। जावास्क्रिप्ट के थ्रू भी कलर दिया जाता है, HTML के अंदर भी कलर होता है कई बार, तो मल्टीपल फाइल्स में हमारा पूरा स्टाइल होता है। ठीक, एक फाइल में नहीं होता है। तो अगर हमें इसको अवॉइड करना है, इस रिपीटिशन को, मतलब अगर हम चाहते हैं कि एक ही जगह चेंज करें और सब जगह चेंज हो जाए, ठीक, तो देखो हम क्या कर सकते हैं। इसको मैं Ctrl Z कर देता हूँ और मैं एक वेरिएबल क्रिएट करूँगा जावास्क्रिप्ट का। ठीक, तो वेरिएबल को कैसे क्रिएट करते हैं, वेरिएबल को अभी हम बॉडी में क्रिएट करके देखते हैं। ठीक, बॉडी में मैं क्रिएट करके दिखाता हूँ। तो वेरिएबल क्रिएट करने के लिए वेरिएबल को कस्टम प्रॉपर्टीज़ भी बोलते हैं, तो उसको एकदम नॉर्मल प्रॉपर्टी की तरह करते हैं, बस उसके आगे आगे मतलब ये दो बार ये माइनस का सिंबल लगा देते हैं। ठीक, बस यही लगाते हैं। तो यहाँ पर अब मैं अगर एक प्रॉपर्टी दूँ ब्रांड, प्राइमरी ब्रांड, ठीक, प्राइमरी ब्रांड, ठीक, कलर, प्राइमरी ब्रांड कलर मैं कर देता हूँ ये वाला। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ये डाल देता हूँ, ये जो हमारा एग्जिस्टिंग कलर है इसकी वैल्यू यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक, और फिर मैं इसको अगर चाहूँ तो यूज़ कर सकता हूँ यहाँ पर इसकी जगह पे, जहाँ पे मैंने कलर कोड एक्चुअल में लिखा था। तो ये हमने कस्टम प्रॉपर्टी या वेरिएबल क्रिएट कर लिया है, तो ये वेरिएबल ही हम लोग बोलेंगे, लेकिन कुछ लोग कस्टम प्रॉपर्टीज़ भी बोलते हैं। तो मैंने ये एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया। अब इसको यूज़ करने के लिए तुम्हें लिखना पड़ेगा वार। ठीक, और जैसे ही वार लिखोगे ये अपने आप सजेशन दे रहा है, और फिर एंटर अगर दबाओगे तो फिर ये देखो सजेशन दे रहा है VS कोड की ये एक वेरिएबल क्रिएटर है, तुम इसको यहाँ पे रख सकते हो। तो बस एंटर दबा दो यहाँ पे। ठीक, तो ये हमारा इस जगह पे हो गया यूज़। ठीक, तो अब क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पर ये है एक ही बार में मैं चल के इसको कॉपी कर लेता हूँ और मैं सबको यहाँ से रिप्लेस कर देता हूँ। सब जगह से नहीं, फर्स्ट वाले को छोड़ के बाकी जहाँ भी नीचे यूज़ किया हमने उसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ वार प्राइमरी कलर, प्राइमरी ब्रांड कलर से। ठीक, तो मैं इसको यहाँ से रिप्लेस करूँगा, यहाँ से रिप्लेस करूँगा, यहाँ से रिप्लेस करूँगा, यहाँ से रिप्लेस कर दूंगा, और यहाँ से नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ पे हमने एक्चुअल डिफाइन किया है, स्टार्ट यहाँ से हो रहा है इसका। तो मैंने बॉडी के ऊपर डिफाइन किया और फिर ये देखो सब जगह पर वही कलर है। ठीक, सब जगह पर वही कलर अप्लाई हो रहा है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, अगर यहाँ पर अगर क्लिक करेंगे ना तो ये दिखाएगा कि कहाँ पर डिफाइंड है। ये यहाँ पर डिफाइंड है, देखो अभी ये कलर दिखा रहा है वार, ये प्राइमरी ब्रांड कलर। अगर इस पर क्लिक कर दोगे तो दिखाएगा बॉडी के अंदर यहाँ पे डिफाइंड है। और इसको आके अगर तुम कुछ भी चेंज करोगे देखोगे पूरे हमारे पूरे पेज पे सब जगह चेंज हो रहा है जहाँ जहाँ उस वेरिएबल का यूज़ हो रहा है। तो हमें इसको रिब्रांड करने के लिए दूसरा कलर दिया गया था, तो इस कलर को उठा लो और बस एक जगह पे डाल दो, कहाँ पर, जहाँ हमारा ये प्राइमरी कलर है। ठीक, प्राइमरी ब्रांड कलर यहाँ पे मैंने डाल दिया, सब जगह पे वही कलर अप्लाई हो गया। अब सेम चीज़ हम लोग ग्रीन वाले के लिए कर सकते हैं। तो ग्रीन वाले के लिए करते हैं, इसको कर देते हैं नाम सेकेंडरी। तुम नाम कुछ भी दे सकते हो, चलो मैं अभी के लिए नाम दे देता हूँ प्रोकोडर। ठीक, ये कलर वलर देने का कोई वो नहीं है। ठीक, मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि तुम यही दे सकते हो। तो ये मैंने दे दिया है प्रोकोडर। ये जो भी कस्टम वेरिएबल है या एक वेरिएबल का नाम प्रोकोडर दे दिया है। अब यहाँ पर मैं प्लेस करूँगा ये कौन सा है। ठीक, ये वही वाला है, ऊपर वाला ही है। तो इसको नहीं, ये मैं नीचे वाले को करता हूँ, ग्रीन का जो रिप्लेसमेंट था
इसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ। तो ये देखो हमारा ये मैंने वेरिएबल क्रिएट कर लिया। अब ये प्रोकोडर नाम तो मतलब अलग सा है, बस मैंने दिखाने के लिए कर दिया है। अभी हम लोग इसको चेंज करके सेकेंडरी ब्रांड कलर कर देंगे। ठीक, तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर अगर टाइप करूँगा वार और फिर करूँगा एंटर, तो देखो ये दोनों का सजेशन दे रहा है यहाँ पे कि तुमने दो वेरिएबल्स क्रिएट किए हैं यहाँ पर, मतलब इस पर्टिकुलर जगह पर दो वेरिएबल्स का एक्सेस है, इसमें से तुम कौन सा यूज़ करना चाहते हो। तो ये मैं प्रोकोडर यूज़ करना चाहता हूँ यहाँ पर। और फिर यहाँ पर ये दूसरा है, यहाँ पर फिर से मैं वार करता हूँ, फिर यहाँ पर ये दिखा रहा है सजेशन, तो मैं फिर से प्रोकोडर वाला वेरिएबल यूज़ करना चाहता हूँ। तो ये देखो चेंज हो गया, जहाँ जहाँ मैंने वो कलर यूज़ किया था वहाँ वहाँ ये हमारा अप्लाई हो गया, ये वाला। ठीक, तो ऐसे हम लोग CSS वेरिएबल्स का यूज़ करके अपने पूरे जो कलर है, ये अभी मैंने कलर के लिए दिखाया, तुम कलर के अलावा हर एक प्रॉपर्टी के लिए यूज़ कर सकते हो। कोई भी वैल्यू एक CSS वेरिएबल में स्टोर कर सकते हो और उसको फिर यूज़ कर सकते हो। जैसे कि अभी हमारा ये हमारा एक एंकर टैग है जो रीड मोर है, ये एक एंकर टैग है। ठीक, और हाँ इसका अब मैं बताने जा रहा हूँ, इसका जो स्टार्टर कोड है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। तो ये जो एंकर टैग है, इसका जो भी बॉर्डर रेडियस है ये अभी 4 पिक्सल है। ठीक, और यहाँ पर दिया है, और फिर यहाँ पे बटन के ऊपर भी हमने दिया है बॉर्डर रेडियस 4 पिक्सल। ठीक, तो अगर मुझे इसको और ज़्यादा राउंडेड बनाना है, जैसे कि अगर मैं इसका बॉर्डर रेडियस यहीं पे बढ़ाता हूँ, तो मुझे कुछ ऐसा अगर बटन बनाना है तो मुझे यहाँ पर भी चेंज करना पड़ेगा। ठीक, 32 पिक्सल मैंने कर दिया है। ठीक, तो एक लिमिट के बाद वो कोई चेंज नहीं आता है। ठीक, तो कितना भी बढ़ा दो बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आएगा। तो ये देखो 32 पिक्सल तक, लगभग ये 20 पिक्सल के बाद वो हो जाता है, तो 24 पिक्सल दे देंगे चल के। तो यहाँ पर भी चेंज करना पड़ेगा, फिर यहाँ पर भी दो दो जगह पे चेंज करना पड़ेगा। ये क्या हाइट मैंने बढ़ा दी, इसको रीलोड करते हैं। तो दोनों जगह पे ना चेंज करके हम एक ही जगह पे कैसे चेंज करेंगे, तो इसको भी हम लोग एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हैं। ठीक, एक बार मैं रिलोड करता हूँ इसको, तो इसको मैं चेंज करके सेकेंडरी कलर कर देता हूँ। ठीक, ये इसको मैं कर देता हूँ डैश डैश सेकेंडरी ब्रांड कलर। ठीक, इसको मैं कर देता हूँ रिप्लेस ऑल, एक ही बार में सब जगह से रिप्लेस हो गया। ठीक, तो अभी देखो अब ये कोई चेंज नहीं आया। तो अब हमें इसको कोई भी कलर चेंज करना है, बस केवल यहीं पे आके सीधा बॉडी पे आके यहाँ पर जहाँ पे हमने वेरिएबल को डिफाइन किया है। ठीक, तो यहाँ पर डिफाइन किया, अब यहीं पे आके हम अगर चेंज कर देंगे, तो जैसे बॉडी के ऊपर यहाँ पे हमने डिफाइन किया है, यहाँ पर अगर चेंज करके कुछ भी कर देंगे तो वो हमारा अप्लाई हो जाएगा। ये देखो, ये एक सेकेंड किधर जा रहा है, कितना ज़्यादा खुल रहा है इसमें से, ये। ठीक, देखो यहीं पे हमने चेंज कर दिया, पूरे पेज पे चेंज हो गया। ये सेकेंडरी को अगर चेंज कर दें, चेंज करके क्या कर दें, ऐसा कर दें, ये, तो एक ही बार में पूरी वेबसाइट पे चेंज हो गया। ठीक, मैंने ये कहीं एक जगह पे ये नहीं इसको रिप्लेस किया था H2 के जगह पे, तो यहाँ पर भी मैं सेकेंडरी कलर देना है। कहाँ गया ये सेकेंडरी वाला, कोई नहीं खुद से ही दे देते हैं, कॉपी करने की ज़रूरत है, वार सेकेंडरी ब्रांड कलर। ठीक, तो ये सेकेंडरी हो गया यहाँ पे, तो अप्लाई हो गया। तो अब इसको कुछ भी चेंज करेंगे, जैसे कि ये चेंज करके कर देते हैं, तो ये अप्लाई हो जाएगा। चेंज हुआ, सेम ही ब्लू का ब्लू ही कर रहे हैं तो कैसे दिखेगा, ये कर दो, कुछ भी चेंज क्यों नहीं हो रहा है, एक बार रिलोड कर लेते हैं। ठीक, अभी यहाँ पे अगर चेंज करके इस ब्लू को कर देते हैं ये वाला। ठीक, ये देखो चेंज हो रहा है, वो रिलोड की कोई दिक्कत थी इसीलिए नहीं हो रहा था। और फिर इसको चेंज करके कर देते हैं ये, तो कुछ भी अगर हमें चेंज करना है एक ही जगह पे हमें चेंज करना होगा और ये सब जगह पे अप्लाई हो जाएगा। तो अब हमें बॉर्डर रेडियस चेंज करना है मान लो, तो हम बॉर्डर रेडियस को भी वहाँ पे रख सकते हैं। ठीक, तो अगर मैं आऊँ तो यहाँ पे अगर एक वो क्रिएट करता हूँ वेरिएबल राउंडेड मैं वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, और यहाँ पर
ये जो राउंडेड वेरिएबल है, इसको हम लोग चलो दे देते हैं 10 पिक्सल, ठीक, 10 या 24 पिक्सल दे देते हैं, ठीक, वैल्यू। तो ये जो कस्टम वेरिएबल्स हैं या कस्टम प्रॉपर्टीज़ हैं, इसके आगे तुम कोई भी CSS की वैल्यू दे सकते हो, केवल कलर ही नहीं, तुम फॉन्ट फैमिली दे सकते हो, तुम ये हाइट विड्थ को पिक्सल में दे सकते हो, परसेंटेज में दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो, ठीक, जितनी भी CSS की वैल्यूज होती हैं कुछ भी दे सकते हो। तो अगर हम इसको राउंडेड को अगर हम ये कॉपी करें और बॉर्डर रेडियस जो हाँ हमारा था, ये कहाँ गया बॉर्डर रेडियस, ये है, इसको अगर रिमूव करके वार कर दें और यहाँ पर देखोगे ये राउंडेड ये अलग से आ रहा है, मतलब यहाँ पे कलर नहीं दिखा रहा है, ठीक, वो प्राइमरी कलर था, ठीक, हमने क्योंकि उसके अंदर कलर की वैल्यू सेव की है इसीलिए यहाँ पे कलर दिखा रहा था, ठीक, नहीं यहाँ पर अभी राउंडेड ये दिखा रहा है 24 पिक्सल, इसके अंदर जो वैल्यू सेव्ड है ये 24 पिक्सल है। तो यहाँ पर अगर मैं राउंडेड कर देता हूँ तो देखो ये राउंडेड हो गया, इधर राउंडेड हो गया, और इसी को मैं अगर कॉपी करके यहाँ पर कर देता हूँ, ये इधर है राउंडेड, तो ये भी राउंडेड हो गया, ठीक, तो 24 पिक्सल। अब इसको अगर यहीं पे मैं घटाऊंगा तो ये सबके लिए घटेगा, ठीक, एक बार रिलोड करते हैं, इसको मैं अगर घटाता हूँ तो ये देखो थोड़ा सा घटाने पे कोई डिफरेंस नहीं दिखाता, और अब ज़्यादा जब घटा रहे हैं तो ये डिफरेंस दिख रहा है, ठीक, तो ये हर एक के लिए घट रहा है क्योंकि हम एक जगह पे डिफाइन कर दिए उसको सब जगह पे यूज़ कर रहे हैं। तो ये होता है CSS वेरिएबल। अब इसमें कई चीज़ें और भी होती हैं, ठीक, अच्छा ये यहाँ पे ये वार हो गया है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक, यहाँ पर और भी कई चीज़ें होती हैं, जैसे कि अगर ये जो वेरिएबल्स डिफाइंड हैं इसको मैं बॉडी के अंदर ना डिफाइन करके मैं डिफाइन कर देता हूँ H2 के अंदर, ठीक, H2 के अंदर मैं चलो डिफाइन कर देता हूँ, तो देखो क्या होता है, ये H2 के ऊपर ये क्या हो गया, ये देखो हमारा जो भी कलर था ये वाइट दिया था ना, इसीलिए वो दिख नहीं रहा है, कलर वाइट है, इन सब का बटन का कलर वाइट है और ये एंकर टैग का कलर वाइट है, इसीलिए दिख नहीं रहा है। तो ये बस H2 के अंदर डिफाइन है, इसीलिए H2 के अंदर इसका एक्सेस है, H2 के अंदर हम लोग ये कलर यूज़ कर रहे हैं, ठीक, यहाँ पर ऊपर तो ये इसका एक्सेस है, ये काम कर रहा है H2 के लिए। तो इसको यहाँ से अगर हटा के, ठीक, मेरे पास यहाँ पर 2 कंटेनर थे, एक फर्स्ट कंटेनर था एक सेकंड कंटेनर था, तो अगर मैं इसको एक फर्स्ट कंटेनर के अंदर डिफाइन कर दूं, फर्स्ट कंटेनर यहां पर अगर डिफाइन कर देता हूं तो देखो बस केवल हमारे फर्स्ट कंटेनर के ऊपर इसका एक्सेस है, फर्स्ट कंटेनर एकदम अच्छे से काम कर रहा है, चल रहा है, ठीक, सेकंड कंटेनर के अंदर कुछ भी नहीं है एक्सेस, ठीक। हालांकि अगर तुम यहाँ पे टाइप करने जाओगे तो ये सजेशन देगा, ठीक, जैसे ये जो नेक्स्ट बटन है ये कहीं भी मतलब तुम टाइप करने जाओगे अगर कंट्रोल स्पेस दबाओगे तो सजेशन देगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक, जैसे कि हमारा कोई चीज़ जो कि सेकंड में हो फर्स्ट में ना हो, ठीक, जैसे कि अगर हम एक कोई एलिमेंट सेकंड कंटेनर में रख देते हैं, ठीक, सेकंड कंटेनर के अंदर एक क्या रख देते हैं, मान लो एक H4 रख देते हैं, ठीक, यहाँ पर हाय ऐसा कुछ लिख देते हैं, मैंने ये H4 लिख दिया। अब अगर मैं यहाँ पे टाइप करने जाऊँ H4 और फिर यहाँ पर इसका कलर कर दूँ वार, और फिर यहाँ पर जैसे करूँगा ये सेशन देगा, ठीक, इसको ये नहीं पता है कि ये H4 देखो H4 यहाँ पर अभी अगर मैं ये सेशन तो दे रहा है, ठीक, ये सेशन दे रहा है, यहाँ पर अगर मैं कर देता हूँ तो ये यहाँ पर तो सेशन दे रहा है लेकिन इधर नहीं अप्लाई होगा, देखो मैंने ये वार सेकेंडरी कलर दे दिया लेकिन ये अप्लाई नहीं हो रहा है क्योंकि इसके पेरेंट के ऊपर नहीं डिफाइन है। तो जिसके पेरेंट के ऊपर डिफाइन होता है ना उसी के अंदर वेरिएबल्स का एक्सेस होता है, ठीक, तो इसके पेरेंट के ऊपर डिफाइन करना पड़ेगा हमें। तो इसका पेरेंट कौन सा है, इसका पेरेंट है सेकेंड कंटेनर, तो इसीलिए हमें ना तो इसके अंदर डिफाइन करना चाहिए ना किसी कंटेनर के अंदर डिफाइन करना चाहिए, हमें डिफाइन करना चाहिए रूट से भी ऊपर, हमें HTML के अंदर डिफाइन करना चाहिए, ठीक, मतलब बॉडी से भी ऊपर हमें HTML के अंदर सबसे बाहर डिफाइन करना चाहिए। तो HTML के ऊपर अगर डिफाइन कर देते हैं तो सब जगह उसका एक्सेस हो जाता है, ठीक। तो अब देखो ये अप्लाई होने लगा है क्योंकि HTML सबका पेरेंट है। तो इसकी अगर स्पेसिफिसिटी देखोगे तो एक है, तो नॉर्मली लोग इसको भी नहीं यूज़ करते हैं, यूज़ करते हैं रूट,
रूट सेलेक्टर, ये सूडो सेलेक्टर होता है। तो इसकी स्पेसिफिसिटी देखोगे तो ये है 10, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा इसकी स्पेसिफिसिटी होती है, इसीलिए ये रूट सेलेक्टर को यूज़ करते हैं। ठीक, HTML का यूज़ नहीं करते हैं। तो रूट के अंदर सारा कलर, सारा जो भी कस्टम प्रॉपर्टीज़ हैं, कस्टम वेरिएबल्स हैं, इसको डिफाइन किया जाता है और फिर उसके बाद हम लोग पूरे पेज में सब जगह पे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर तुम चाहो तो जैसे हमारा फर्स्ट कंटेनर था, तो उसके अंदर तुम ओवरराइट कर सकते हो। ठीक, डॉट फर्स्ट कंटेनर, यहाँ पर तुम चाहो तो इन सबको ओवरराइट कर सकते हो। ठीक, तो फर्स्ट कंटेनर के अंदर वही अप्लाई होगा जो कि हम लोग यहाँ पर देंगे। ठीक, तो यहाँ पर अगर हम दूसरा वाला कलर दे दें जो पहले था, ये कलर इसको दे देते हैं और ये दूसरा वाला कलर इसको दे देते हैं। और इसको 4 पिक्सल कर देते हैं राउंडेड को। ठीक, तो आके देखोगे तो ये क्या हो गया है, अभी हमने जो बॉडी के ऊपर था उसको ओवरराइड कर दिया, बॉडी नहीं, रूट के ऊपर जो हमने दिया था उसको ओवरराइड कर दिया है इससे। ये वाले मतलब फर्स्ट कंटेनर के अंदर हमने और भी अंदर वाले पेरेंट को अप्लाई मतलब दे दिया है कस्टम प्रॉपर्टीज। तो अगर यहाँ पर आके देखोगे, ये इसका कलर क्लिक करोगे तो ये प्राइमरी ब्रांड कलर हमने दो दो जगह पे डिफाइन किया, ऊपर भी अंदर भी, लेकिन ये अंदर वाले को ले रहा है। ठीक, नियरेस्ट पेरेंट को ले रहा है। तो इसको अगर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा फर्स्ट कंटेनर के ऊपर, बॉडी के ऊपर है लेकिन उसके ऊपर नहीं आया, देखो ये ओवर राइट हो रहा है। ठीक, यहाँ पर ओवर रिटन, ये मतलब क्रॉस हो गया है क्योंकि हमने अपने पेरेंट के अंदर डिफाइन कर दिया। तो क्लोजेस्ट पेरेंट पे जहाँ पर भी उसको वो प्रॉपर्टी मिल जाएगी वहाँ से वो अप्लाई हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे हम लोग ओवरराइट कर सकते हैं। अगर तुम चाहो तो किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट के अंदर भी ओवरराइट कर सकते हो। तो जैसे कि ये हमारा एंकर टैग है, तो इसके अंदर अगर ओवरराइट करोगे तो इसके अंदर ओवरराइट करके ये कर दो कुछ भी। ठीक, इसको कर दो रेड। ठीक, और इसको कर दो ग्रीन। तो देखो ये एंकर टैग के ऊपर, केवल एंकर टैग के ऊपर यहाँ भी ओवरराइट हो गया है। ठीक, तो ऐसे हम लोग वेरिएबल्स को ओवरराइट कर सकते हैं। जितने मतलब हम लोग अंदर आते जाएंगे मतलब नेस्टिंग के मतलब पेरेंट के अंदर चाइल्ड के अंदर, अगर मतलब उसके जो भी ग्रैंड चाइल्ड है, तो जितना उस पर्टिकुलर एलिमेंट के करीब होगा वही वाला कस्टम प्रॉपर्टी ये यूज़ करेगा। ठीक, तो ये हो गया ओवरराइट कैसे करते हैं। अब एक चीज़ और, जैसे ये मैंने राउंडेड प्रॉपर्टी यूज़ करी है। ठीक, राउंडेड प्रॉपर्टी है यहाँ पे। तो अगर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जैसे कलर हमने प्राइमरी ब्रांड कलर एंकर टैग को दिया है। ठीक, हमने एंकर टैग को क्या कलर दिया है, प्राइमरी ब्रांड कलर। एक बार मैं इसको, जो ये ओवरराइट हो रहा है, इसको मैं हटा देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ इसको। ठीक, मेरा ये ताकि ऊपर से ही आए, और ये कलर मुझे उतना अच्छा नहीं लग रहा है जो ओवर रिटर्न है, तो मैं अपना वाला ही करता हूँ। इसको मैं यहाँ से कमेंट करके और इन दोनों को भी कमेंट कर देता हूँ और मैं अपना वाला ही रख देता हूँ इसके ऊपर। ठीक, तो ये मेरा जो पहले कलर था वैसा हो गया है। अब मैं क्या करता हूँ, जैसे यहाँ पे कलर कुछ भी दिया है प्राइमरी। ठीक, और अगर तुम चाहते हो तो, ठीक है, वो बताने से पहले मतलब एक चीज़ और मैं बताता हूँ। अगर तुम चाहते हो इस मान लो किसी भी केस में किसी भी रीज़न से ये प्राइमरी ब्रांड कलर अवेलेबल नहीं है, मतलब वेरिएबल में कोई दिक्कत है कहीं, मतलब सही से डिफाइन नहीं किया गया है, तो तुम इसको फॉल बैक दे सकते हो। फॉल बैक का मतलब होता है अगर ये वेरिएबल अवेलेबल नहीं है यहाँ पर, तो फिर कौन सा अवेलेबल होगा, मतलब तो फिर क्या कलर तुम देना चाहते हो, तो ऐसा कर सकते हो हॉट पिंक। ठीक, हॉट पिंक, तो ऐसे कॉमा लगा के दे दोगे तो ये हो जाएगा फॉल बैक। ठीक, तो ये हो गया फॉल बैक। तो अब ये हॉट पिंक और ये जो हमारा कलर है काफ़ी सेम है, तो इसको थोड़ा सा वैसा कर देते हैं, अलग एकदम से कर देते हैं। इसको कर देते हैं पर्पल। ठीक, तो ये एंकर टैग का कलर, एक बार रिलोड करते हैं। हाँ, तो ये अभी हमारा अप्लाई नहीं हो रहा है। ठीक मैं सोच रहा था अप्लाई हो रहा है, तो अप्लाई नहीं हो रहा है क्योंकि ये हमारा प्राइमरी ब्रांड कलर जो है ये एक्सेस है इसका, ये अवेलेबल है।
अगर मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ प्राइमरी ब्रांड कलर को, ठीक, तो देखो ये अब हमारा पर्पल इसके ऊपर अप्लाई होने लगा है। ठीक, यहाँ से देखो ये यहाँ से एकदम से ये व्हाइट है, क्योंकि ये व्हाइट ऑलरेडी था। ठीक, यहाँ पर ये व्हाइट हो गया और ये इसी में मिल गया है, लेकिन यहाँ पे हमने पर्पल दे दिया है। तो अगर हम लोग इसको पर्पल नहीं देंगे, अभी देखो पर्पल दिया है तो ये पर्पल आ रहा है यहाँ पे। ठीक, पर्पल के अलावा कुछ और दे देते हैं, जैसे क्या दे देते हैं, पिंक दे देते हैं। ठीक, तो ये पिंक तो काफ़ी लाइट है। और कौन सा कलर होता है, स्काई ब्लू। ठीक, ये भी काफ़ी लाइट है। कोई दूसरा ट्राई करते हैं, डार्क खाकी, ऐसे होता है, हाँ होता है, मिल गया। तो ये थोड़ा सा ठीक है। ठीक, ये भी काफ़ी लाइट है लेकिन ठीक है। तो ये मैंने कलर दे दिया। अगर हम लोग इसको नहीं दिए होते, ठीक, ये इस डार्क खाकी को कलर नहीं दे, डार्क खाकी वाला कलर नहीं दिए हैं, तो देखो ये क्या किया है इसने, तो यहाँ पे आके आके देखोगे अगर, तो इसने ब्लैक कर दिया है कलर। ठीक, तो इसने ब्लैक कलर क्यों कर दिया है, तो अगर इस पे आके देखोगे और कलर देखोगे तो यहाँ पर ये हमने अप्लाई किया था, तो अप्लाई तो ये होता हुआ दिख रहा है। ठीक, लेकिन ये अभी क्या किया है इसने, इसको वो वैल्यू नहीं मिली। यहाँ पर देखोगे तो बहुत ग्रेड आउट है। यहाँ पर जो भी वैल्यू अवेलेबल है वो ब्लू कलर की होती है और उसको क्लिक करके वहाँ पे जा सकते हो। तो अब इसको वैल्यू नहीं मिली तो ग्रेड आउट है। तो ये क्या करता है, सबसे पहले ये देखता है इसके पेरेंट के ऊपर कुछ कलर है। ठीक, तो उसके पेरेंट के ऊपर का कलर देखता है, और उसके पेरेंट क्या है, उसका पेरेंट जो है बॉडी है। ठीक, तो बॉडी के ऊपर जो भी कलर है, ठीक, वो दे देता है। तो बॉडी के ऊपर ब्लैक कलर था इसीलिए उसने वो दे दिया है। ठीक, तो वो पेरेंट से इनहेरिट कर लेता है, नहीं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट कलर दे देता है। अगर मैं बॉडी के ऊपर कुछ कलर दे दूं, बॉडी के ऊपर मैं कलर दे देता हूँ रेड, ठीक, तो ये देखो इसने रेड वाला कलर इनहेरिट कर लिया है। तो जब उसको कलर नहीं मिलता है, कलर या वो कोई भी प्रॉपर्टी जो नहीं मिलती है उसको, तो वो अपने पेरेंट से इनहेरिट कर लेता है। ठीक, पेरेंट या पेरेंट के पेरेंट, जहाँ भी उसको वो प्रॉपर्टी मिलती है वो इनहेरिट कर लेता है। अगर वहाँ भी नहीं मिलती, अब इसके केस में हमने रेड दिया तो रेड मिल गई, रेड नहीं दिया तो बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक है तो उसको इनहेरिट कर लिया है। ठीक, अगर कुछ भी नहीं मिलती है तो एकदम रिसेट कर देता है, जो स्टार्टिंग में होती है उसको रिसेट कर देता है। ठीक, तो यहाँ पर अगर तुम देखोगे, इसको अगर कमेंट कर देंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट इसका जो कलर होता है ब्लू होता है। ठीक, यहाँ पर अगर क्लिक करोगे ये चीज़, तो ये देखो इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट कलर होता है ब्लू होता है, और ये यहाँ पर सेट भी होता है, वेबकिट लिंक ये करके है, ये ब्राउज़र ने सेट किया इसका कलर ब्लू। ठीक, एंकर टैग का जो भी कलर होता है वो ब्लू होता है। लेकिन जब हमने इसको कलर दे दिया और उसको वो कलर नहीं मिला, तो वो अपने पेरेंट से इनहेरिट कर लेता है, ऐसा वो काम करता है। अगर पेरेंट के ऊपर भी कभी ऊपर जाते जाते उसको कलर नहीं मिला, तब वो जाके जो भी ओरिजिनल होता है तो करता है। ठीक, तो यहाँ पर ऐसा नहीं, यहाँ पर बॉडी के ऊपर उसको मिल गया और उसको उसने चेंज कर दिया। ठीक, ब्लैक कर दिया। तो सेम चीज़ होगा अगर तुम ये प्राइमरी कलर अगर तुम कर दोगे राउंडेड। ठीक, जैसे ये हमारे पास वेरिएबल है ना राउंडेड का। ठीक, तो अगर यहाँ पे तुम डाल दोगे राउंडेड, तो देखो क्या होगा, ये अब कलर हो जाएगा हमारा 24 पिक्सल, और कलर को पिक्सल में तो दे नहीं सकते, तो ये देखो तो भी सेम चीज़ हुआ। तो उसको अभी अगर यहाँ पे आके देखोगे, इस एंकर टैग को क्लिक करोगे तो ये दिखा रहा है राउंडेड, और ये 24 पिक्सल दिखा रहा है। तो ये कुल मिला के हो जाएगा कलर 24 पिक्सल। कलर कैसे 24 पिक्सल हो सकता है भाई। ठीक, तो ये इसने उसको रीसेट कर दिया फिर से अपने पेरेंट से इनहेरिट करके, और उसको अप्लाई कर दिया। तो अगर यहाँ पर तुम अगर खुद से 24 पिक्सल दिए होते, ठीक, तो देखो क्या होता। तो ये यहाँ पे ट्रिक वाली चीज़ है। ठीक, खुद से अगर तुम यहाँ पर 24 पिक्सल दोगे, ठीक, तो देखो ये ब्लू है, दिख रहा है, खुद से ट्राई करके देखना। ठीक, खुद से ट्राई करके देखना, ये ब्लू है। अगर कंप्यूटर में जाओगे, यहाँ पर कलर देखोगे, तो देखो RGB, ये कलर ये वाला। ठीक, ये ब्लू मतलब ब्लू नहीं, जो भी होता है मतलब वॉयलेट या विजिटेड, एक बार जब देख लेते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाता है। तो मैंने एक बार विजिट कर लिया तो उसका कलर चेंज हो गया है। तो ये वॉयलेट है इसका कलर। ठीक, तो जब तुम खुद से कुछ भी इनवैलिड सा कलर दे देते हो तो क्या होता है उस केस में, ये बोल देता है इनवैलिड प्रॉपर्टी। ठीक, यहाँ पर देखो ये इनवैलिड प्रॉपर्टी बोल देता है। ठीक, तो फिर ये अप्लाई ही नहीं होती, इसको इग्नोर कर देता है, हट जाता है एकदम से।
और यहाँ पर अगर हाँ तो इग्नोर कर देते हट जाता है तो इससे कोई मतलब ही नहीं, तो इसका जो डिफॉल्ट कलर था ब्राउजर ने दिया था वो अप्लाई हो रहा है। लेकिन जब हम लोग इसको कस्टम प्रॉपर्टी दे देते हैं, कस्टम वेरिएबल दे देते हैं, तो इसको देखो ओवरराइट मतलब वो हट नहीं रहा है, इसको इनवैलिड भी नहीं बता रहा है, और यहाँ पर हवर करोगे तो 24 भी बता रहा है। ठीक, तो इसको मैं थोड़ा सा और जूम इन कर देता हूँ, तो ये इसको मतलब इनवैलिड नहीं बता रहा है। ठीक, तो इनवैलिड नहीं बताता है तो फिर क्या होता है, तो जब उसको एक्चुअल कलर नहीं मिलता है तो फिर वो अपने पेरेंट्स से जाके ढूंढ के ले लेता है। ये एंकर टैग को इसको एक्चुअल कलर दे देते हैं जो भी था। ठीक, प्राइमरी कलर ये दे देते हैं, और यहाँ पर प्राइमरी कलर को जो कमेंट कर दिया था उसको हटा देते हैं। तो ये कुछ ऐसे ही काम करता है। ठीक, अगर हमारे एलिमेंट के ऊपर नहीं रहेगी प्रॉपर्टी, तो अगर हमारे पेरेंट के ऊपर नहीं है तो उसके जो भी स्टार्टिंग पॉइंट था, स्टार्टिंग में था, उसको रिसेट कर देती है, नहीं तो पेरेंट से इनहेरिट कर लेती है। और ये फॉन्ट से रिलेटेड प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करती है, बैकग्राउंड कलर को ये नहीं इनहेरिट करेगी। जो भी फॉन्ट से रिलेटेड प्रॉपर्टीज होती हैं उन्हीं को इनहेरिट करती हैं, जैसे कि ये फॉन्ट साइज हो गया, और ये हो गया क्या बोलते हैं, ये कलर हो गया, ये सारी ये फॉन्ट से रिलेटेड प्रॉपर्टी हैं, तो यही सारी इनहेरिट होती हैं। ठीक, बाकी सबको डिफ़ॉल्ट कर देता है स्टार्टिंग में जैसा होता है। ठीक, तो स्टार्टिंग में एकदम ट्रांसपेरेंट होता है। तो अगर मैं इसका कर दूं कोई भी कलर, ठीक, अगर इसका जो भी H2 नहीं, ये हमारा नेक्स्ट बटन है, इसका कलर मैं करके कर देता हूँ, चेंज करके कर देता हूँ राउंडेड, तो इसका कलर बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। ठीक, लेकिन अगर मैं यहाँ पे 24 पिक्सल कर देता हूँ, 24 पिक्सल में खुद से लिख देता हूँ, तो राउंडेड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ये हो गया है, ये वाला इनवैलिड प्रॉपर्टी हो गई है। ठीक, इस पर हवर करोगे तो इनवैलिड है, और यहाँ पर अगर आके देखोगे तो ये हमारा बैकग्राउंड कलर बटन फोर्स अप्लाई हो रहा है। ठीक, लेकिन अगर हम ऐसा कर देते हैं बैकग्राउंड कलर राउंडेड, तो उसको ये नहीं पता है कि जो राउंडेड के अंदर से वैल्यू निकल के आएगी वो एक्चुअल में इनवैलिड होगी, वैलिड होगी, क्या होगी, तो उसको ये लगता है कि वैलिड है और इसको अप्लाई करता है। लेकिन फिर जब उसको दिखता है कि ये तो मतलब हम अप्लाई नहीं कर सकते 24 पिक्सल, तो उसको मतलब स्टार्टिंग में जैसा होता है वैसा कर देता। तो स्टार्टिंग में क्या होता है, ट्रांसपेरेंट, तो उसको ट्रांसपेरेंट कर दिया इसने। और यहाँ पर अगर आके देखोगे तो ये बैकग्राउंड कलर बटन फोर्स में बोल रहा हूँ, बटन फेस है। ठीक, ये बटन फेस इसको उसने वो कर दिया है, ओवरराइट कर दिया है। ठीक, तो ऐसे ही तुम्हें CSS के कस्टम वेरिएबल्स को यूज़ करना है, एक जगह पे अपने रूट के अंदर डिफाइन कर दो। ठीक, और फिर मेनली ये 90% ऑफ द टाइम ये कलर्स के लिए ही यूज़ करते हैं। ठीक, क्योंकि हमारे वेबसाइट में अलग अलग कलर होते हैं बहुत ज़्यादा, मतलब सेम कलर बहुत बार यूज़ करते हैं, तो मेनली कलर के लिए यूज़ होता है, लेकिन और भी चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो हम रूट के अंदर सब कुछ डिफाइन कर देते हैं, एक ही जगह पे वो स्टोर होता है, फिर अलग अलग हम लोग अपने एलिमेंट्स के अंदर जाके यूज़ करते हैं। और फिर हम लोग फॉल बैक वैल्यूज़ भी दे सकते हैं कॉमा लगा के, जैसे कि हमने यहाँ पर दिया था। ठीक, यहाँ पर कॉमा लगा के अगर ये मान लो प्राइमरी कलर अवेलेबल नहीं है तो कर दो ग्रीन। ठीक, तो तुम फॉल बैक वैल्यूज़ भी दे सकते हो, तो उससे क्या होगा, जब तुम्हारी मान लो ये कस्टम प्रॉपर्टी किसी भी रीज़न से वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो तुम्हारा जो फॉल बैक वैल्यू है वो अप्लाई हो जाएगा। ऐसे ही हम लोग आगे से नए प्रोजेक्ट्स में हम लोग ऐसे कस्टम वेरिएबल्स का यूज़ करेंगे कलर्स को स्टोर करने के लिए, और भी अगर कुछ भी रिपीटेड चीज़ें हैं उनको भी हम लोग ऐसे ही CSS वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करके तब फिर यूज़ करेंगे। ठीक, और अगर मैं तुम्हें MDN के ऊपर चल के दिखाऊँ, CSS कस्टम वेरिएबल्स अगर सर्च करें यहाँ पे, या वैसे ही MDN की वेबसाइट पे अगर चले जाओ, ठीक, CSS वेरिएबल्स, ठीक, ये मैंने सर्च कर लिया, और यहाँ पर अगर मैं MDN की वेबसाइट पर जाता हूँ और फिर यहाँ पर मैं इंस्पेक्ट करता हूँ, तो देखोगे तुम ये लोग बहुत सारे कस्टम वेरिएबल्स यूज़ कर रहे हैं। यहाँ देखो ये विड्थ के लिए भी यूज़ कर रहे हैं, मैक्स विड्थ ये 440, ठीक, 1440 ये यूज़ कर रहे हैं, और कलर्स के लिए कई जगह पे यूज़ कर रहे होंगे ये, जैसे कि यहाँ पर बैकग्राउंड कलर कुछ डार्क सा लग रहा है, तो इसको अगर इंस्पेक्ट करोगे तो ये देखो बैकग्राउंड कलर, ये कोड बैकग्राउंड ब्लॉक ये यूज़ कर रहे हैं। ठीक, मैं इसको ऊपर कर देता हूँ थोड़ा सा, ये कोड बैकग्राउंड ब्लॉक, अगर इसको क्लिक करोगे तो ये दिखाएगा इसके अंदर, ये देखो रूट के अंदर यहाँ पे डिफाइंड है, ये कुछ रूट टाइप में है, रूट सेलेक्टर ही है। ठीक, और फिर नॉट लगा के नॉट लाइट डार्क ऐसा कुछ कर दिए, तो ये रूट सेलेक्टर ही है, बेसिकली रूट के अंदर ही सब कुछ डिफाइन करते हैं। तो रूट के अंदर इन्होंने डिफाइन किया है, तो यहाँ पर आके अगर तुम कुछ भी चेंज करोगे, सीधा यहाँ पे अगर चेंज करके
रेड कर दो। इनके पेज पे जहाँ जहाँ भी इस वेरिएबल का यूज़ हुआ होगा वहाँ वहाँ हमारा ये वाला कलर अप्लाई हो जाएगा। ठीक, चलो और भी कुछ कलर चेंज करते हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है ये। जैसे ये वाला है, मान लो ये फुटर का कलर है। ठीक, फुटर का कलर कौन सा ये यूज़ हो रहा है, ये बैकग्राउंड सेकेंडरी। ठीक, तो इस बैकग्राउंड सेकेंडरी को चेंज करके कुछ भी कर दो, ये कर दो, इसमें से ये कर दो, तो ये देखो चेंज हो गया। ठीक, तो कुछ भी चेंज कर सकते हो, जो भी चेंज करोगे सीधा चेंज होगा। तो एक ही जगह पे हम लोग रख के पूरे वेबसाइट पे सेम मतलब सेम वेरिएबल को यूज़ करेंगे तो एक ही जगह में अपडेट करना पड़ेगा। तो ये होता है फ़ायदा CSS के कस्टम वेरिएबल्स का। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ आपको CSS वेरिएबल समझ आ गया होगा, आपको ये समझ आ गया होगा क्या प्रॉब्लम ये सॉल्व करते हैं कस्टम वेरिएबल्स, और कैसे हम लोग कस्टम वेरिएबल्स का यूज़ करके अपने कोड को एफिशिएंट बना सकते हैं और रेपिटेशन को अवॉइड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुझे एक चीज़ याद है मुझे और एक चीज़ याद आ गई है। ठीक, तो वो मैं बोल देता हूँ, फिर उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, तो क्या है कि ये जो CSS की ये वीडियो है ना, ये CSS की लास्ट वीडियो है यहाँ पे। इसके बाद से CSS को टाटा बाय बाय कर दो। ठीक, अब हम लोग CSS के प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, जो कि उसमें से केवल एक प्रोजेक्ट मैं इस प्लेलिस्ट में डालूंगा, जो पूरी फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट की प्लेलिस्ट है। ठीक, इसमें से एक प्रोजेक्ट आएगा, और नेक्स्ट वीडियो से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट। लेकिन उसके बाद भी मैं CSS प्रोजेक्ट्स के वीडियोस डालता रहूँगा CSS प्रोजेक्ट्स वाली वीडियो में। लेकिन एक प्रोजेक्ट को हम दोनों मतलब CSS प्रोजेक्ट्स वाले में भी डालेंगे और इस वाली प्लेलिस्ट में भी डालेंगे। लेकिन नेक्स्ट वीडियो से हम लोग जावास्क्रिप्ट स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग जावास्क्रिप्ट के लिए काफ़ी एक्साइटेड होंगे। तो अभी CSS हमने इस कोर्स में ख़त्म कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं है कि CSS एकदम ख़त्म हो गया, तो मैं सब कुछ आ गया CSS में। अभी बहुत चीज़ें हैं, अगर मैं CSS ही पढ़ाता रहूँगा ना तो पूरा सालों साल CSS ही पढ़ाता रह जाऊँगा। केविन पाउल का एक चैनल है। ठीक, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, यूट्यूब पे चलते हैं। यहाँ पर अगर मैं सर्च करता हूँ केविन पाउल, ये CSS के किंग माने जाते हैं यूट्यूब पे। ठीक, इनका जो चैनल है केवल CSS के ऊपर पढ़ा रहे हैं। Hello and और ये welcome कब से पढ़ा रहे हैं, वीडियोस पे अगर जाएं, अगर यहाँ पर अपलोड्स पे जाएंगे, ये सॉर्ट बाई है यहाँ पे। ठीक, सॉर्ट बाई डेट ओल्डेस्ट कर देंगे तो 6 ईयर्स अगो, मतलब 6 साल से ये केवल CSS ही पढ़ा रहे हैं। ठीक, और ये बहुत अच्छा CSS पढ़ाते हैं। जो भी CSS मैंने अच्छे से सीखा है, इन्हीं से सीखा है। तो तुम भी, अगर तुम्हें इंग्लिश समझ आती है तो तुम इनको फॉलो कर सकते हो, काफ़ी अच्छे टीचर हैं ये। ठीक, इसको मैं मोस्ट पॉपुलर कर देता हूँ, मतलब रिफ्रेश कर देते हैं इस पेज को। ठीक, तो हाँ, तो इनको फॉलो करो, और भी कई यूट्यूबर्स को फॉलो कर सकते हो, जैसे कि वेब डेव सिंप्लीफाइड है, उनको फॉलो कर सकते हो। ठीक, तो वो भी CSS के अच्छे अच्छे वीडियोस बनाते हैं, तो जावास्क्रिप्ट CSS सब कुछ बनाते हैं। तो तुम इनको फॉलो करो और खुद से और भी प्रोजेक्ट्स बनाओ। अभी मैंने फ्रंट एंड मेंटर एक बताया है, एक और होता है फ्रंट एंड प्रैक्टिस.com। इस पर अगर जाओगे तो यहाँ पर तुम्हें कुछ, यहाँ पर अगर जाओगे और फिर प्रोजेक्ट्स के ऊपर जाओ तो यहाँ पर तुम्हें दिखेगा ये प्रोजेक्ट्स हैं कई सारे। ठीक, लेवल 1 कर दो, आसान लेवल के आ जाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वेबसाइट्स हैं अलग अलग। ठीक, वेबसाइट्स को एक बंदे ने सबको अलग अलग अच्छी अच्छी वेबसाइट्स को इस एक जगह पे रख दिया है। तो तुम यहाँ से जाके व्यू लाइव जाके वेबसाइट देख सकते हो और तुम इसको क्लोन कर सकते हो। ठीक, जैसे ये देखो एकदम हवर होके ये उठ के आ रहा है एकदम इफेक्ट। ठीक, बढ़िया से ये, तो इसको तुम, ये काफ़ी छोटा सा पेज है। ठीक, लेकिन काफ़ी सुंदर लग रहा है, तो इसको जाके तुम क्लोन कर सकते हो। एकदम रिस्पॉन्सिव बनाने की कोशिश करो, इसको एकदम से रिस्पॉन्सिव बनाओ, जैसे कि ये देखो रिस्पॉन्सिव है। ठीक, तो ये नैप बार, ये तो जावास्क्रिप्ट जब सीखोगे तभी बना पाओगे, लेकिन तुम बनाने की कोशिश करो। ठीक, सब कुछ ऐसे रेप्लिकेट करने की कोशिश करो, रिस्पॉन्सिव बनाओ। तो यहाँ पर तुम सीधा कलर्स, ये जो भी इमेजेस हैं, ये कोई इमेज होगा। ठीक, तो इमेज तुम्हें यहीं से मिल जाएगी, नहीं तो यहाँ पर एसेट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक, फ्री एसेट्स, इस पर क्लिक करोगे तो अच्छा, हाँ, ये तो सीधा वेबसाइट, एक वेबसाइट का लिंक दे दिया है, वहाँ से तुम यूज़ कर सकते हो। लेकिन तुम यहाँ से भी सीधा एक्सपोर्ट कर लो सीधा, जैसे ये इमेज है, तुम इसको इंस्पेक्ट करो, देखो कहाँ पर है इमेज टैग यूज़ हुआ होगा, वीडियो टैग कुछ भी यूज़ हुआ होगा उसको। ये देखो इमेज है, इस पर क्लिक करोगे ऐसे, फिर ये तुम्हारा न्यू टैब में खुल गया, इसको कंट्रोल S कर दो, सेव हो गया। ठीक, तुम्हारा ये video.jpg एकदम इमेज आ गया।
तो इसको तुम ऐसे यूज़ कर सकते हो। और तुम प्रैक्टिस करने के लिए किसी भी वेबसाइट को, जो भी वेबसाइट तुम्हें अच्छी लगे उसको सीधा क्लोन कर डालो। ठीक, क्लोन करके तभी तुम्हें समझ आएगा। यहाँ पर तुम्हें सारी CSS की वैल्यूज़ भी मिल जाएंगी कि क्या क्या ये लोग यूज़ कर रहे हैं। तो इसके तुम्हें फ़ायदा ये होगा कि तुम्हें ये पता चलेगा कि प्रोडक्शन में कैसे लोग कोड लिखते हैं, ठीक, एक्चुअल वेबसाइट्स में कैसे लिखते हैं। तो तुम्हें कलर कोड सब कुछ मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये फ़ायदा है। फ्रंट एंड मेंटर पे जब हम करते हैं तो हमें गेस करना पड़ता है कितना बॉर्डर रेडियस होगा, क्या कलर होगा, क्या हाइट होगी, क्या विड्थ होगी, ठीक, और क्या हवर इफेक्ट होगा, वो तो दिखता ही नहीं है। तो तुम ऐसे एक्चुअल वेबसाइट को यहाँ पे जाके क्लोन कर सकते हो। यहाँ से जाके देखो क्या तुम बना सकते हो। जो कठिन लगे उसको ना बनाओ, जो इजी लगे उसको बनाओ। जैसे कि ये है एक ट्रेलो की वेबसाइट है। इस पर तो इन्होंने क्या किया है, जो भी इजी सिंपल टू मेक वेबसाइट्स हैं उसको सारे को एक ही प्लेटफॉर्म पे रख दिया। तो frontendpractice.com, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तुम जाके इसको चेकआउट करो और इससे तुम वेबसाइट्स को क्लोन करना शुरू करो, ठीक, और प्रैक्टिस करते रहो। उसके साथ साथ ही जावास्क्रिप्ट मैं नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करूंगा और तुम जावास्क्रिप्ट भी स्टार्ट कर सकते हो। अगर तुम्हारा CSS कंप्लीट नहीं हुआ है, मान लो अभी तुम्हें लगता है अभी और भी करना है, या मेरे मतलब इसी जो भी सीरीज़ है इसी के कई सारे वीडियोस छूटे हैं, तभी तुम जावास्क्रिप्ट स्टार्ट कर सकते हो। कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक। जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करो। और जावास्क्रिप्ट भी हम लोग अच्छे से समझेंगे, बहुत टाइम लगेगा जावास्क्रिप्ट में भी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग जावास्क्रिप्ट के लिए एक्साइटेड होंगे और ये प्रैक्टिस भी करेंगे, अच्छे से समझेंगे भी। और अगर आपको कोई डाउट होता है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, तो वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप में जाके ज्वाइन कर लो। और कोई भी दिक्कत होती है सीधा वहाँ पे तुम मैसेज कर दो, अपना स्क्रीनशॉट दे दो, एरर दे दो, जो भी है उसका स्क्रीनशॉट लेके भेज दो, पूरा कोड भेज दो। मैं वहाँ पे तुम्हारा कोड भी रिव्यू कर दूंगा और देखूंगा क्या इशू है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और उसके अलावा भी कई लोग हैं जो कि तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं वहाँ पे। तो CSS कंप्लीट करने के लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। और सब लोग इतना कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, काफ़ी लंबी लंबी वीडियोस हैं, ठीक, काफ़ी इन डेप्थ हैं। तो आपने कंप्लीट किया, बहुत ही आप सीरियस हैं तभी आपने इसको कंप्लीट किया है यहाँ तक। तो बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेसन, बहुत सारी बधाई कि आपने इस पड़ाव को पार कर लिया CSS के। ठीक, अब नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं जावास्क्रिप्ट। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग जावास्क्रिप्ट के लिए एक्साइटेड होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।